सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रणव पांडे, यहाँ पर जो ये यूट्यूब चैनल में आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए बेसिकली क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट जो कि बोर्ड एस्पिरेंट्स होते हैं और जो साथ में एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इसमें वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो लेक्चर्स और कुछ सेशंस जिनसे आप लोगों को थोड़ा सा जहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आज का जो सेशन है, ये सेशन इस बारे में, क्योंकि जो भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड हैं उनसे जब मैं अभी तक पिछले कई सालों से जब मैं काउंसलिंग मेरी चलती है उनसे, तो कुछ बातें निकल कर आती है, जिनमें से कुछ बातें धीरे धीरे मैं सेशंस के दौरान डिस्कस करता रहता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कशन में ले रहा हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स का कहना है कि वो चीज़ों में अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा इनपुट डाल रहे हैं और उस हिसाब से उन्हें प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। उनका कहने का मतलब है कि हम इनपुट डालते हैं, कई बार हम चीज़ों को बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब प्रोडक्शन का टाइम आता है, जब आपको एग्जामिनेशन में आप बैठे होते हैं, तो उस समय आप उन चीज़ों को प्रॉपरली उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाते जैसा आपने उन्हें समझा था। आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ राइटिंग होती है वो उस समय पूरी ढंग से अपने पूरे फॉर्म में नहीं आ पाती, या फिर हम चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर। और कुछों का तो ऐसा है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जितनी देर हम बैठते हैं किताब के सामने उतने तक तो समझ में आता है, लेकिन बाद में जब हम थोड़ा सा भी दूर हटते हैं, 2-3 दिन बाद सब कुछ वैनिश हो जाता है, ऐसा लगता है कि ज़ीरो पे हम दोबारा से आ गए। तो इन्हीं कुछ बातों को मैं आपके साथ डिस्कशन में लेना चाहता हूँ। पिछले सालों के अपने जो टीचिंग एक्सपीरियंस और लर्निंग एक्सपीरियंस के द्वारा जो स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर किया उनके द्वारा, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है और ये एक जनरल प्रॉब्लम भी है, ये होता सभी के साथ है, लेकिन कोई इसे कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेता है और अगर उसे सीरियसली ले लेता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है, इस प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देता है अगर सॉल्यूशन की बजाय, तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम किसी भी अगर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहली जो हमारी चीज़ होती है, हम जब भी किसी चैप्टर को पढ़ें, किसी भी बुक का कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप चैप्टर को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। क्योंकि खुद सोचें, कोई अगर आप एक मूवी देख रहे हैं और मूवी को अगर आप, मान लिया मैं कहता हूँ 2 आवर्स की एक मूवी है, आप उसे देख रहे हैं और अगर आप बीच में 45 मिनट जब हो चुके तब अगर आप बीच में आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप पूरी स्टोरी को तरीके से उस तरह से समझ पाओगे जिस तरह से थी? हो सकता है आपकी स्टोरी समझ में भी आ जाए, ठीक ठाक थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाए आपके, लेकिन 40 मिनट में कुछ ना कुछ तो आपने मिस किया ही होगा ना, जो आपको दिखा नहीं है। तो वैसा ही होता है, कई बार क्या होता है कि 45 मिनट की मूवी देखने के बाद भी इंसान स्टोरी समझ जाता है, एंड तक देखता है, वो समझ आता है क्या क्या हुआ। वैसे ही यहाँ पे होता है कि कई बार हम अगर चैप्टर को या लेक्चर को बीच में से उठाकर देखने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं आता, हमें आने भी लग जाता है ठीक ठाक, लेकिन फिर भी वो फील नहीं आ पाता और वो प्रोड्यूस हम जो नहीं कर पाते उसका कारण यही है। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले का 45 मिनट का कुछ मिस किया है, और वो जो मिस किया है वो हो सकता है डायरेक्टली आपको नज़र ना आ रहा हो कि उसका क्या इफेक्ट है, लेकिन वो अपना इफेक्ट देगा और इफेक्ट ऐसे में ही दिखेगा कि आप बोलोगे कि यार मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया, या फिर मैंने वो चैप्टर तो पढ़ा हुआ लेकिन मैं उसे रिकॉल नहीं कर पा रहा या कर पा रही। कारण यही है कि उसके कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस हुए होंगे उस दौरान, शुरुआत में कुछ भी ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी जो आप टॉपिक से इनडायरेक्टली रिलेट करता है। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि हर बार क्या होता है, हम चीज़ों के कोर को पढ़ने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम सोचते हैं जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको टीचर्स ने बता रखा है इंपॉर्टेंट है, या फिर जो हमें अपने अंदाज से लगता है, हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा, हम डायरेक्टली उसको ही हिट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं डायरेक्ट उसको पढ़ूँ और एग्जाम में जाऊँ और लिख के आ जाऊँ, तो ये एक बहुत अच्छी तरीका नहीं है चीज़ों को पढ़ने का। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन एक चैप्टर से बना हुआ है जो हर साल पूछा जाता है, उसको पूछने का जो रीज़न रहा होगा एग्जामिनर के द्वारा वो ये रहा होगा क्योंकि उस क्वेश्चन में कई छोटी मोटी और बातें भी कवर हो जाती होंगी। तो टीचर का मानना रहता होगा, एग्जामिनर का मानना रहता होगा कि अगर मैं ये क्वेश्चन दूंगा तो ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट करेगा, साथ में ये भी पता चल जाएगा कि इन्हें पिछली चीज़ों के बारे में भी नॉलेज है कि नहीं है। और अगर हम डायरेक्टली सिर्फ इसी क्वेश्चन पे फोकस कर इसी को याद करने लग जाएं या पढ़ने लग जाएं, तो मुझे नहीं लगता प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं और मैथ्स के स्टूडेंट हैं, एक बारी के लिए मैं थोड़ा सा मान रहा हूँ, जो अदर देन स्टूडेंट्स हैं ये वाले थोड़ी देर के लिए स्किप करो इस चीज़ को, वरना मैं एग्जाम्पल ही देना चाहता हूँ। मैं इतने आपके मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन आया कि इनवर्स निकालो मैट्रिक्स का। अब आपको पता है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए मैट्रिक्स का, और साथ में आपको डिटर्मिनेंट भी पता होना चाहिए मैट्रिक्स का कितने। ये 2 जरूरी चीज़ है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए, इससे आपका आंसर निकलता है इनवर्स का।
अब एडजॉइंट निकलने के लिए आपको कोफैक्टर पता होना चाहिए, कोफैक्टर पता होने के लिए आपको माइनर पता होना चाहिए। तो इतनी बातें, यानी कि माइनर, ये माइनर एक सीडी है, माइनर की सीडी पूरी करेंगे फिर हमें कोफैक्टर निकालना आएगा। कोफैक्टर जब हम निकालेंगे हमें ट्रांसपोज आना चाहिए मैट्रिक्स का, जब हम ट्रांसपोज कर पाएंगे एडजॉइंट मिलेगा। अब एडजॉइंट मिलेगा तो अब थोड़ा आसान है इन्वर्स निकालना। प्रोसेस टफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्टेप वाइज है। अगर आप सोचते हो कि मैं सीधे डायरेक्टली इन्वर्स निकालना ही सीखूं, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख पाओगे। सिखाने वाले आपको सिखा देंगे, क्वेश्चन के दौरान ही माइनर को सिखा देंगे, क्वेश्चन के दौरान ही कोफैक्टर को सिखा देंगे, क्वेश्चन के दौरान ही इन्वर्स को सिखा देंगे, क्वेश्चन के दौरान ही डिटर्मिनेंट को सिखा देंगे, आंसर भी आ जाएगा, आप खुश भी हो जाओगे एक बारी के लिए। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं रहता कि हम शुरुआत में सबसे पहले एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस पे करते कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, फिर एक दो क्वेश्चन सिर्फ इस बात पे करते कि माइनर कैसे निकाला जाता है, फिर एक दो क्वेश्चन सिर्फ इस बात पे करते कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, सिर्फ एक एक दो क्वेश्चन इन पे करते। तो क्या अब इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली एक क्वेश्चन में अप्लाई करना आसान होता कि नहीं होता? होता। यानी कि अगर हम स्प्लिटिंग टेक्निक से चीज़ों को पढ़ते तो शायद हम अच्छा कवर कर पाते। हम सोचते हैं कभी कभी कि ये लॉन्ग कट है, ये लंबा मेथड है, शॉर्ट मेथड है कि चीज़ों का। शॉर्ट मेथड कभी वर्क नहीं करते। शॉर्ट मेथड शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं, वो आपका उस समय के लिए काम जरूर चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको ड्यूरेबल रिजल्ट चाहिए, एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी होती हैं उन कॉन्सेप्ट पे। ज़िंदगी मतलब अपने 40-40, 50-50, 60-60 साल अपने गुजार दिए होते हैं उन चीज़ों के ऊपर, उन रिसर्च के ऊपर। क्या हम उसको 40 मिनट का, 50 मिनट का, 60 मिनट का प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते क्या? 1 घंटे का? अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट उसका भुगतना पड़ेगा फिर, क्योंकि कोई कह नहीं रहा। अ मैन इज फ्री टू एक्ट बट इन द रिजल्ट देयर इज नो चॉइस टू चॉइस। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, उसके परिणामों में चुनाव की कोई सुविधा नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं अभी आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, नहीं कोई कहता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके टीचर्स या पेरेंट्स आपको इतना कह सकते हैं कि चीज़ें पढ़ लो एग्जामिनेशन में काम आएंगी। ये सब बातें एक नॉर्मल सा ट्रेंड, अब उनकी भी आदत बन चुकी है। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा इफेक्ट आपके फ्यूचर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। उन बातों को भूल जाएं जो कि ये कहती हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, या फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा आगे काम नहीं आने वाला, या फिर जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। ये सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है माय डियर। एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है। कुछ लूप होल्स होते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ भरते जा रहे हैं, उन पे हमें ज़्यादा नहीं सोचना। जो अवेलेबल है उसका हमें ध्यान रखना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए चलते रहना है। अभी मैंने आपको कुल मिलाकर एक स्टोरी में इतना सा समझाने की कोशिश की कि जब भी हम चीज़ों को पढ़ें, कोशिश करें कि टॉपिक को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पे एक पर्सनल मेंटल लोड भी नहीं पड़ेगा किसी टॉपिक को करने का, और दूसरा आप सही मायनों में चीज़ों को करते हुए चल पा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है आपकी लर्निंग के दौरान? इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि आप जो भी पढ़ें उसका एप्लीकेशन साथ साथ डिस्कस करते हुए चलें। अब बुक्स अपनी तरफ से कोशिश करती हैं कि यार जो कुछ मैंने पढ़ाया उसका एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दे दूँ ताकि बच्चे को समझ में आ सके, या फिर जो कुछ मैंने पढ़ाया अब आगे पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दूँ। आप प्लीज़ समझें कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन देने का मोटिव क्या है। कभी ऐसा करें कि 3rd, 4th, 5th क्लास के छोटे बच्चों की बुक उठाएं। एक बार मैं तो कहता हूँ आप 10-15 दिन उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करें, और थोड़ा तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करें। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें पढ़ाई के में, और ना ही बच्चे को डांटें और फटकारें जब उसे समझ ना आ रहा हो। आप प्लीज़ आप देखने की कोशिश करें हमारा दिमाग की लर्निंग कैसी होती है, वो आपको बच्चे से पता चल जाएगा। जब आप उसे पढ़ा रहे होंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही आप भी पढ़ते हो। जब आप उसे पढ़ा रहे हो, जब आप उसे कुछ समझा रहे हो, अगर वो नहीं समझ पा रहा, ऐसे ही आप भी नहीं समझते हो। अब जब आपको पता चलेगा कि मैं इसे ऐसे बताऊं तो शायद इसे ऐसे समझ में आ जाए और बच्चे को समझ में आएगा, तो आपको समझ जाना चाहिए यही पढ़ने का तरीका है, और वही आपको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैंने ऐसा किया है, और मैं अगर टीचिंग फील्ड में आया हूँ तो शायद मैं इसीलिए आया कि मैंने टीचिंग पहले कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और पढ़ाने के दौरान मुझे लूप होल समझ में आया कि अच्छा ऐसा होता है। तो एक लर्निंग प्रोसेस, एक लर्निंग हैबिट अपनी डेवलप होती है। क्योंकि जब आप दूसरे व्यक्ति को कुछ चीज़ें समझा रहे होते हो, उस समय अगर आप अपने वर्क के प्रति या अपने उस टीचिंग के प्रति ऑनेस्ट है, तो आप चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। वरना हो ये भी सकता है क्योंकि वो बच्चा है, वो आपसे काफ़ी छोटा है, आप उसे डरा धमका सकते हो, आप उसे बोल सकते हो कि नहीं आया नहीं आया, आप उसकी पिटाई भी कर सकते हो, जो कि बिल्कुल मैं गैर कानूनी मानता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन ऐसा कर लेते हैं लोग, इससे वो बच्चे के साथ कुछ खास नहीं कर रहे, अपने साथ खिलवाड़ कर दे रहे हैं। क्योंकि उसको तो आपने डरा धमका के चीज़ों को समझा दिया, लेकिन अपने आप से कैसे बचोगे आप? क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपको नहीं आता अंदर से, तो फिर फंसोगे फिर। इसीलिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब हम खुद भी कभी पढ़ें, फेनमान टेक्निक भी एक होती है, एक फेनमान टेक्निक, वो भी इसी प्रकार की चीज़ों कहती है। वो कहती है जब भी आप पढ़ें तो आप अपने आप को ही एक बार पढ़ाना स्टार्ट करें, एक थर्ड पर्सन की तरह। चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है कि ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि आपने कुछ लिखा और ये होता है ऐसा करके आप चल दिया आगे कि ऐसा होता है, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री लेना पड़ता है। जब वो वाई वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, इसका मतलब आपकी लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम है। जब आप क्वेश्चन नहीं करोगे पुट की क्यों हुआ, तब तक वो अननोन रहेगा। कई बार, क्योंकि मैं एज ए एजुकेटर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक पढ़ाते समय कहीं पर एक छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा, हम पढ़ रहे हैं फॉर स्मॉल एंगल्स, थीटा स्टैंडिंग टू 0 के लिए साइन 0 की वैल्यू हम लिख देते हैं कि ये 1 हो गई, या इस तरह से हम उसे डिफाइन कर देते हैं। अब वो छोटे एंगल्स के लिए वो 1 के इक्वल क्यों हो गया, या तो कोई स्टूडेंट क्वेश्चन कर ले, अदरवाइज लिख के चल जाता है। और कई बच्चों से अप्लाई कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें हम लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बगल में ब्रैकेट में, सामने वाला स्टूडेंट भी याद कर लेता है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, एक लहर दौड़ जाती है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। कल को किसी ना क्या हल्का सा पूछ लिया कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 क्यों, तो फिर हम पीछे देखने लग जाते हैं, हाँ भाई क्यों 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 क्यों, उस समय हम क्यों करते हैं। इससे बेहतर है कि हम चीज़ों को उसी समय एक अपना वाई डेवलप करें। तो कई बार जब आप टीचर से नहीं पूछते तो टीचर भी आपको नहीं बताते, क्योंकि वो भी मान के चलते हैं कि जो क्यूरियस होगा वो पूछ लेगा, जिसे नहीं पूछना मैं क्यों अपने 10 मिनट 15 मिनट खराब करूं। टीचर को ऐसा लगता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन बिना पूछे अगर टीचर चीज़ों का रिप्लाई करने लग जाते हैं तो फिर आपके लिए बर्डन बन जाता है, आपके लिए, स्टूडेंट के लिए। टीचर अगर बताने लग जाए कि क्यों 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, क्यों टीचर बताने लग जाए कि एनसीआर और एनपीआर में क्या फ़र्क होता है, बाइनोमियल थ्योरम की a प्लस 1 NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस टिल NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n, टीचर बोल दे, हो सकता है कई बच्चे अग्री कर जाए, हाँ ठीक है, याद उन्हें पता नहीं है क्यों होता है, लेकिन कुछ जो थोड़े से जरा क्रिएटिव होंगे वो थोड़ा जानने की कोशिश अगर करें कि ऐसा क्यों होता है, और एक बार हिम्मत करके थोड़ा टीचर से पूछ ले, तो आपको पता चलेगा हिम्मत की कोई ज़रूरत नहीं थी। टीचर आपका इंतजार कर रहे थे कि आप पूछो मैं बताऊँ, लेकिन हम कई बार पूछते नहीं हैं, हम सोचते हैं ऐसा होता होगा। इन चीज़ों में मत पड़े, मुझे बहुत नफरत है शब्द से साइंस में, कि जब हम कहते हैं कभी ऐसा कि ये होता है, उस होते हैं का कारण हमें पता होना ज़रूरी है। ये एक छोटी सी बात है। तो पूरी जो डिस्कशन है स्टूडेंट, मैं उसमें यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, वो किसी मोटिव के लिए बनी है। वो चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी है कि बच्चे का एग्ज़ाम लें, वो बच्चा मेमोराइज़ करे, चीज़ों को याद करे, इसलिए बिल्कुल नहीं बनी है चीज़ें। वो चीज़ें इसलिए बनी है कि उस इन्फॉर्मेशन को एक बच्चा जाने, एक स्टूडेंट जाने, और उस पर एक गहन अध्ययन करे, उस पर एक ऑब्जर्वेशन दे, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पर वो धीरे धीरे आए। आप ये मत सोचा करना कि आप जो अभी पढ़ रहे हो वो काम कब आएगा, डेफिनेटली काम आता है। अभी हम कौन सी क्लास, अभी हम बहुत एलिमेंट्री क्लासेस में, अभी हम +2 लेवल में पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब आप कॉलेज के कोर्स में जाओगे, इनरोल करोगे, उसके बाद जब आप कॉलेज से फिर पीजी पर जाते हो, फिर अगर आप पीएचडी टाइप की कुछ करते हो, रिसर्च फील्ड में आप जाते हो, उस समय आपको समझ में आएगा कि ये छोटी छोटी सी बातें जो आज आप देख रहे हो ये फील्ड में वर्क कैसे करती है। आप पढ़ रहे होते हो कुछ भी चीज़ें, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, या कुछ भी आपने पढ़ा, वो चीज़ें कैसे एग्जैक्टली वर्क कर रही हैं सिविल इंजीनियरिंग में और आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है इनमें कैसे वर्क करिए, उसका आइडिया आपको तभी लग पाएगा जब आप उस लेवल पे पहुँचोगे। वहाँ तक पहुँचे तो सही, पहले वहाँ तक कैसे पहुँचे, डिफरेंट स्प्लिटेड वे में आपके बटे हुए चीज़ें। आपको पहले सिंपल तरीका पता है, 12th करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर आप रिसर्च फील्ड में जाओ, नेट क्वालिफाई करो, JRF करो, उसके बाद आप आगे जाओ, PhD करनी है करो, रिसर्च फील्ड में जाओ, वहाँ से ऑप्शन खुलते हैं, और फिर अब आप प्रॉपर उस जगह में पहुँच पाओगे जहाँ से आप चीज़ों में आप अपना इनोवेटिव माइंड लगा सकते हैं। लेकिन उस लेवल तक पहुंचो तो सही, जो बीच में थोड़े बहुत छोटे मोटे एंटेनेंस आ रहे हैं उनको निकालो तो सही, अपने आप को प्रूव करो तो सही कि हम डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों में एक जो मैं खास बात बोलना चाहूँगा वो ये है कि कभी भी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये ऐसी नहीं है कि इसके लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत है, दिमाग की ज़रूरत नहीं है। सिंपल थिंकिंग रिक्वायर्स करेज रादर देन इंटेलिजेंस। अपनी जो सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ सिंपल थिंकिंग से चलने वाले हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग इसमें चाहिए नहीं। और सिंपल थिंकिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ख़ास तौर से इंटेलिजेंस तो नहीं है।
आपका बहुत बुद्धिमान होना ये बहुत ज़रूरी है ही नहीं। अगर आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, आपका दिल अच्छे से धड़क पा रहा है, अगर आप अच्छे से ठीक ठाक बोल पा रहे हैं, आप बोलते हैं तो आवाज़ आती है, अगर ये सब चीज़ें आप में हैं तो इसका मतलब हम सब इंसान हैं। फिर इंसान हैं हम अगर महसूस कर पा रहे हैं कि और अगर हम इंसान हैं तो ये सब चीज़ें इंसानों के लिए बनी। तो मैंने कहा कि ये सब चीज़ें अगर प्रॉपरली वर्क कर रही है तो आपके पास भी वही सब कैपेसिटीज़ हैं जो दूसरे व्यक्ति के पास है। हम हमेशा उसको अभी देख रहे हैं किसी दूसरे या तीसरे इंसान को, और हम सोच रहे हैं कि यार ये कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके सिर्फ एक फेस को देख रहे हैं, हम सिर्फ उसके सक्सेस वाले फेस को देख रहे हैं जहाँ पर हमें प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। आप प्रोडक्ट के पीछे मैन्युफैक्चरिंग पर जाने की कोशिश करें, वो बड़ी जटिल है। वो अगर कोई आज कैंडिडेट या कोई हमें आज एक अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है, हमें लगता है कि यार वो ब्रिलियंट है, अगर हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब कभी कोई मेरे सामने ये कहता है, मुझे ये भी नहीं जचती बात जब कोई कहता है कि जैसे कोई बच्चा ही दूसरे बच्चे को कहता है कि सर वो ना उसने कर दिया, वो इंटेलिजेंट, ये बातें मुझे यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करती, मुझे मज़ा नहीं आता है सुनने में। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही आप दूसरे को कह दे रहे हो तो आप अपने साथ अपने को नहीं देख पा रहे क्या? अपने इतने नज़दीक खुद हो और आप दूसरे को जज कर रहे हो कि वो इंटेलिजेंट। आप कम इंटेलिजेंट नहीं है, बस बात वही है कि आप अपने आप पर वर्क नहीं कर पा रहे जो कि आपको करना चाहिए। उस इंसान ने करा, उसको भी सब वही चीज़ें फेस करी थी उसने जो आपके साथ अभी हो रही है। या मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही होंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हो सकते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ जो नहीं कर पा रहा, वो दूसरे व्यक्ति को तो देख रहा है और देख रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो ले दे के अपना चक्र घुमाना तो स्टार्ट कर रहा है, घूम के वहीं पहुंच जा रहा है वापस। रोज जीरो से स्टार्ट करके आ रहा है, फिर वही बातें अपने आप को नेगेटिव करके कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अगर वो सिर्फ थ्योरी से हटकर, थ्योरी मतलब सिर्फ ये बातें कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कैसे प्रोडक्टिव, इन बातों को छोड़कर अगर वो किसी दिन सच में किताब खोल के बैठ जाए, सच में अपने आप से एक कमिटमेंट कर ले कि जो मुझे दिया गया टॉपिक है, इस टॉपिक को मुझे इतने दिन में कवर करना है, तो वो सच में बेहतरीन कर सकता है। लेकिन वो इस बात को जब जाने तब बात है ना, क्योंकि जो टॉपर होता है वो यही बात समझता है, उसने ये फंडा समझ लिया कि चीज़ें टफ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ खेल है कंसिस्टेंसी का। और टॉपर यही सोचता है कि ये बात कहीं बाकी बच्चों को पता ना लग जाए कि दिमाग जैसी कोई चीज़ ही दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ आपका एक प्रॉपर डिवोशन के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स ये मैटर करते हैं। टॉपर यही सोचता है कि आपको कोई बात ना पता चले, लेकिन टॉपर को पता है अगर बात इन्हें पता चल भी जाएगी तो फिर ये से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ भैया, टॉपर नहीं कर पाएंगे इम्प्लीमेंट, नहीं कर पाओगे ना तो मत करना, ठीक है। अभी क्या है कि दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, मैं एनडीए के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में, तो आपके लिए बेस्ट वे है, अभी बेस्ट टाइम है आपके लिए स्टार्ट करने का, क्योंकि 12th के बाद तो बच्चों को पता लग ही जाता है मुझे करना है कि नहीं करना। 11th 12th में कई बार बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती कि ये है क्या क्या नहीं है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट भी इसे फिल कर सकते हैं, कॉमर्स से आपकी आर्ट बैकग्राउंड है तो भी आप फिल कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको होना जरूरी है। एनडीए एक बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होगा, एक ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है जो आपको एक +2 लेवल की एक छोटी सी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बावजूद आपको एक बहुत अच्छी रैंक पर ले जाकर एक प्रेस्टिजियस जॉब प्रोवाइड करता है इंडियन आर्मी में। तो उसके लिए आपको, अगर आप तैयार हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रिपेयर करें, को 2 फेजेस, बेसिकली 3 फेजेस होते हैं, 2 फेजेस, जिसमें पहला आपका रिटन एग्ज़ाम और दूसरा आपका एसएसबी एग्ज़ाम होता है। तो अगर ये दोनों को आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, पहला एग्ज़ाम रिटन क्वालिफाई करने के बाद दूसरे में आपको मौका मिलता है स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद, तो आप एक बहुत अच्छा कुछ कर पा रहे हैं अपने साथ। तो धीरे धीरे कोशिश करें, अगर आपको नहीं पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसकी प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ आपको एनडी की। मैथ्स और एक जीएटी का पोर्शन आता है इसमें। मैथ्स हैवी वेटेज होता है काफ़ी, 300 मार्क्स का आता है, टोटल 900 मार्क्स का रिटर्न होता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स के लिए, जो भी स्टूडेंट एनडी की मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं। और ये अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता हूँ। आपने अभी तक अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करा, यू मस्ट डाउनलोड इट। आप इसे डाउनलोड करें प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से, और वहाँ पर जाकर आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना गोल डिसाइड करें एनडीए। कोई प्रॉब्लम हो रही हो 9520387009, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इसमें कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। फ्यूचर किसी भी गाइडेंस के लिए मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को मैं मेंटोर कर सकूँ, अगर जो सच में सीरियस स्टूडेंट है। अपना नेम लिखना, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एंड वेयर आर यू फ्रॉम, ये 3 चीज़ें लिखकर पहले स्टार्ट करना कन्वर्सेशन। व्हाट्सएप करना प्लीज़, कॉल मत करना शुरुआत।
तो यहाँ पर मेरी क्लास होती है, फ्री क्लासेस आप इन्हें जरूर ज्वाइन करें। PRAN31 को यू कैन यूज़ इट एज अ इनवाइट कोड। आपसे कभी कभी फ्री क्लासेस को देखने के लिए कुछ कोड मांगा जाता है। बाकी जो स्पेशली स्ट्रिक्टली एनडीए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फतेह एनडीए 2022 कर एक बैच आने वाला है अभी 29। और ऐसा नहीं है कि ये फ्री क्लासेस आप सोच रहे 2-3 दिन ले आती है, कंटिन्यूसली ले आती है। मैं कह रहा हूँ आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना नहीं लेना है बहुत दूर की बात है, पहले आप फ्री क्लासेस को ज्वाइन करें और करते रहें ज्वाइन आराम से। आपको अपने आप फ्यूचर में कभी लगेगा मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है तो ठीक है, नहीं भी लगेगा तो ठीक है, अगर आपका काम यहीं से चल रहा है तो। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये लेते हैं, और जो नहीं कर सकते वो स्पेशल क्लास में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। यूट्यूब में आप मुझे देख रहे हैं प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में, मैंने अभी तक 1300 से ज़्यादा वीडियो बना रखे हैं। एनडीए का एक स्पेशल शौर्य बैच भी मैंने बना के रखा हुआ। और क्लास 11-12 के स्टूडेंट जो भी यहाँ पर हैं, मैं बहुत जल्दी 5 और 10 तारीख जो जुलाई में आने वाली है, हमारा नया कोर्स, एक फ्रेश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 5 और 10 तारीख से। आप उसमें अपने आप को जरूर इनरोल कर लें। फ्री कोर्स है, यूट्यूब में चलेगा, लाइव क्लासेस होंगी, क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स फ्रॉम स्क्रैच। तो ये जानकारी आपको देनी थी। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। होपफुली जो बातें आपको बताइए आप इन्हें इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी सुन लेने से काम नहीं बनेगा। पूरी कहानी में अगर आपने एक बात भी ढंग की कोई पकड़ी है ना, इस बात को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो तो सच में कुछ रिवॉल्यूशन आएगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।